हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं आपका जेके प्रजापति। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सेल, कोशिका। यह क्लास 11th के यूनिट 3 का ये पहला अध्याय मानी जाती है। तो आइए देखते हैं हम सेल के बारे में। ये क्लास 11th हो गया और यूनिट 3 के अंतर्गत ये आता है कोशिका। कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका जीवन की इकाई। तो देखिए यहां पर सेल, इसको क्या बोलेंगे? सेल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हम सेल शब्द देखते हैं, सेल जैसे सेल बोलते हैं तैसे बातें माइंड में अनेकों प्रकार की बातें आती है। तो सेल शब्द का प्रयोग हम फिजिक्स में भी करते हैं, सेल शब्द का प्रयोग हम केमिस्ट्री में भी करते हैं, जिसका मतलब होता है वहां बैटरी। अब सेल के शब्द का प्रयोग हम अंग्रेजी में भी कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है बेचना। सेल शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में एक बार और करते हैं, है ना, एसएच सेल, जिसका मतलब होता है गागेगी, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी हम बात कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की बातें जो होती है, अलग अलग शब्द में अलग अलग प्रयोग, अलग अलग विषयों में इसकी मतलब होती है। और इतिहास में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जेल। तो हम उस सेल की बात नहीं करूंगा, हम बायोलॉजी की बात करूंगा। बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले जो सेल होते हैं, जिसका स्पेलिंग CELL सेल होता है, हम उस सेल के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये सेल है क्या। सेल शब्द जो बना है, सबसे पहले कहा जाता है कि माना जाता है सेलुला से बना है, सेलुला से। सेलुला का मतलब होता है खाली डिब्बा, खाली डिब्बा, जिसको है ना कोठरी बोलते हैं, कोठरी, कोठरी, खाली डिब्बा। तो ये सेल सेलुला से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है खाली डिब्बा। तो आइए और इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले सेल आता है, हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो सेल के अध्ययन को क्या कहेंगे, कौन थे पहला अध्ययन करने वाले, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, हिस्ट्री ऑफ सेल भी पढ़ेंगे हम। लेकिन पहले हम देखते हैं, फिर पोजीशन की बात करता हूं। बार बार बच्चों को मैं क्लास में बोलता हूं कि ये हर टॉपिक जो स्टार्ट होती है, कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति होती है, कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन होता है कि ये आया कहां से, बना कहां से, किधर से ये टॉपिक आके हम पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा चर्चा फिर मैं उसको कर देता हूं, उसके आगे फिर हम सेल के बारे में यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक में आपको ये समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे छोटी वस्तु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है। अब ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है? आपको एटम बनता है। कई बार बच्चों को ये जानकारी मैं दे चुका हूं, एटम और एटम मिलता है क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बनता है। और मॉलिक्यूल्स मिलेगा तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो बनता है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे सूक्ष्म अणु है, ये सूक्ष्म अणु है और ये बृहत अणु है। क्या ये? बृहत अणु है, ठीक है। ये सूक्ष्म अणु, बृहत अणु, और ये आपको आता है सीधा क्या कहेंगे इसको? अणु कहेंगे, ये परमाणु कहेंगे इसको, ठीक है। अब ये सब बनता है और ये सब मिलते हैं तो ये हमारा कहलाता है सेल बनता है। क्या बनता है? ये सेल, जिसको कहते हैं कोशिका, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कोशिका। अब ये कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू। और ये इसको हम बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं इसको? उत्तक। अब उत्तक की बात मैंने किया, फिर उत्तक मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, इसको कहते हैं अंग। और फिर अंग मिलते हैं तो बनते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब तैयार हो जाए पूरा सब मिलके तो बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं हम हैं जीव, ठीक है। एक जीव तैयार हो गया। तो ये हमारा पोजीशन बायोलॉजी का जो है, बायोलॉजी में सेल का है, यहां पर है, ठीक है, यहां पर है। अब इसको माइंड में बैठा लीजिए कि ये देखिए क्या ये सब पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और सूक्ष्म अणु और बृहत अणु केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन यहां से मुख्य रूप से हम सेल की बात करते हैं। देखिए कहां से कैसे कैसे पोजीशन में आया हुआ है। अब मैं इसको उठा के यहाँ स्क्रीनशॉट अपने ले आने, पोजीशन ऑफ सेल के बारे में आप लोगों ने सीखा। अब मैं आपको बता रहा हूं सेल के बारे में, आप लोगों ने सीखा, सेल के पोजीशन के बारे में आप लोगों ने सीखा। अब मैं चर्चा करता हूं इसकी
कि सेल का अध्ययन। अब इसका डिटेल्स करते हैं सेल का। तो सेल, तो हम बात करेंगे स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। अब स्टडी ऑफ सेल करने वाले को क्या कहते हैं, मैंने स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, मींस कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बच्चों याद कर लो, साइटोलॉजी, ये साइटोलॉजी कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। और अध्ययन करने वाला है ना, अब स्टडी ऑफ सेल तो हो गई साइटोलॉजी है ना। अब यहाँ पे अध्ययन करने वाले क्या कहेंगे, जो अध्ययन कहलाएगा करेगा वो कौन कहलाएगा, तो यहाँ अध्ययन करने वाला। अब यहीं पे सवाल को भराता हूं है ना, अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा, करने वाला क्या कहलाएगा, करने वाले को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे साइटोलॉजिस्ट, साइटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजिस्ट मींस क्या, सेल का अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे हम, साइटोलॉजिस्ट बोलेंगे। और तो कौन साइटोलॉजिस्ट है हमारा पहले इस धरती पर के, कौन है उसकी चर्चा अब होगी आगे। तो स्टडी ऑफ सेल हमारा क्या होता है, साइटोलॉजी, ठीक है। और जो अध्ययन करेगा उसको साइटोलॉजिस्ट बोलेंगे। अब बात आती है कि पहले जो खोज की थी, खोज की बात करता हूं सेल की। सेल की खोज किसने किया होगा, कोई तो इंसान यहां पे किया गया, बड़ा फेमस नाम है, आप लोग जानते ही जरूर होंगे, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट जो हुक थे, ये वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किसकी खोज की, सबसे पहले इसकी खोज की। कैसे, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपने द्वारा बनाए गए सिंगल लेंस जो था ना सूक्ष्मदर्शी, उससे इसको उन्होंने सेल की खोज किया था। सबसे पहले सेल था कैसा, वो मृत सेल था। हम बात करें 1665 में, वो डेड सेल, डेड सेल की खोज की, डेड सेल की खोज की थी, है ना। सेल खोज दिया था, डेड सेल की खोज किए थे, कहां पे, कॉर्क पे, कॉर्क में, है ना। कॉर्क में जो छत्ता टाइप का होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ होता है, जहां मध निकालते सब निकालते हैं, और भी उसको भी कॉर्क के रूप में बोलता है, उसमें उन्होंने देखा था, ठीक है। और से कॉर्क कैम्बियम तो ये पेड़ का छिलका भी होता है, उसको मैं बोलता हूं। लेकिन यहाँ पे इस कॉर्क की बात है, जो मधुमक्खियों की छत्ते जो होती है ना, उसमें जब उस छत्ते को देखा था, उसमें उसे कुछ लगा था कि ये सेल है, लेकिन वह सेल कैसा था, डेड सेल था, मरा हुआ सेल था, ठीक है, वो मरे हुए सेल थे। अर्थात रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया। और आगे मैं बात करूं, एवं इन्होंने क्या किया, एवं इन्होंने मींस रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एवं ये जो है, एवं ये क्या किए थे, सेल शब्द दिए थे, सेल शब्द जो है दिए। तो सबसे पहले सेल शब्द की खोज किसने किया, सेल शब्द किसने दिया, ये बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले खोजा किसने, इसमें बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वह सेल कैसा था, डेड सेल था, डेड सेल था, ये डेड सेल की खोज इन्होंने किया था। अब बात आता है जीवित कोशिका खोज किसने किया, जीवित कोशिका को तो खोजे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक यहां लेते हैं। अब आता है यहाँ पे 1674 ईस्वी, बस कुछ साल के बाद 1674 आते हैं, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये पूरा नाम हुआ है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, है ना, जीवित सेल की खोज की, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका खोज कर दिए। और किसमें देखा, तो क्या देखा था, जीवित सेल क्या क्या था उसमें, उसने देखा था स्पर्म में, स्पर्म सेल को देखा था, शुक्राणु को देखा, इसको कहते हैं शुक्राणु, क्या बोलते हैं इसको, शुक्राणु देखे, शुक्राणु देखा। उसके बाद आरबीसी की सेल देखा था, है ना, प्रोटोजोआ को देखा था, ठीक है, प्रोटोजोआ जो प्रथम जंतु कहलाता है, इसको देखा था, इटीसी, ये सारे सेल्स को इन्होंने देखा था। कब, है ना, ये 1674 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के बाद। अर्थात आप कह सकते हो जीवित सेल की खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और डेड सेल की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये दोनों है उससे संबंधित। अब बात आती है कि साइटोलॉजिस्ट कौन हुआ, साइटोलॉजिस्ट हमारा क्या हुआ, ये एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक भी है और रॉबर्ट हुक भी है। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट हुक को बोलेंगे साइटोलॉजिस्ट, मतलब क्या, कोशिका का अध्ययन करने वाला, क्या कहलाएगा, ये रॉबर्ट हुक कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक कहलाएंगे। तो इस तरह से जो है प्रथम, आप कह सकते हो, सवाल बना सकते हो कि प्रथम साइटोलॉजिस्ट कौन हुए इस धरती पर के, तो हम नाम आएगा, उसका नाम आएगा रॉबर्ट हुक का। सेकेंड में कौन आएंगे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आएंगे। इस तरह से आगे बढ़ते अभी तक सेल का अध्ययन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये इसके बाद और आए,
इसके बाद एक और आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ये जो व्यक्ति आए, इन्होंने क्या किया, केंद्रक की खोज कर दी, है ना। ये केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज। अब केंद्रक की खोज किए तो केंद्रक की खोज करने के साथ कुछ नए नए चीज आ गए। पहले तो सीधा सब समझते थे कि ये क्या होता है, कि ये डेड सेल है, एक मरा हुआ सेल, एक डिब्बा समान है। लेकिन जैसे केंद्रक की खोज हुआ, इसका मतलब बहुत आधुनिक रूप में ये सेल आ गया, और आधुनिक रूप में सेल आए तो विभिन्न प्रकार की और चीजें मिलती गई, क्योंकि तब तक धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, एम नॉल और ई रक्षा साहब ने दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, जिनके बदौलत हम विभिन्न चीजों को, छोटी छोटी वस्तुओं को भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी वस्तु को हम 1 गुना 2 गुना नहीं, 2 लाख गुना बड़ा देखा जा सकता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, अब सेल को पढ़ना बड़ा आसान हो गया। अब छोटी छोटी चीज अंदर डूब के पढ़ेंगे, अंदर घुस के पढ़ेंगे। अब केंद्रक की खोज हो चुकी है, अब केंद्रक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। केंद्रक के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर सेल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इसको भी देखेंगे। लेकिन सेल के बारे में भी और हम इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेल थ्योरी के में भी जाएंगे, ठीक है। तो इसके अब मैं सेल की परिभाषा आपको लिखता हूं। सेल की परिभाषा, इतना बातें बता दिए, सेल की परिभाषा अभी तक नहीं दिए हैं, तो आपको लगता है सेल की परिभाषा क्या होगी। तो सेल की परिभाषा में दीजिए, इंट्रोडक्शन देख लिए, इतिहास देख लिए, परिभाषा क्या हो सकती है, किसी सजीवों की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो किसी सजीवों की, किसी सजीवों की क्रियात्मक, जिसको बोलते हैं फंक्शनल, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को, संरचनात्मक जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इकाई को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। अब देखिए ध्यान से बुआ, तो यहाँ पे किसी सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को सेल कहते हैं। अब ये हुआ क्या, इसको ध्यान से देखिएगा कि किसी जीव, अर्थात ये सेल जो है मोस्टली सजीवों में मिलता है। ऐसे मृत सेल भी होती है, लेकिन बात हम कर रहे हैं यहाँ पर जीवित सेल की चर्चा हो रही है। जीवित सेल की चर्चा करते हुए इसकी परिभाषा दे रहा हूं। तो किसी सजीवों की जो क्रियात्मक होती है, क्रियात्मक माने क्या, जो भी क्रियाकलाप करते हैं। सेल जान रहे हैं कि हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, हमारे सारा पार्ट जो है सेल के मिलकर, हम जानते हैं कि हमारा शरीर सेल का बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब अगर हम टहल रहे हैं, चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा सेल करवा रहा है। क्योंकि सेल के अंतर्गत एक कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, हाँ, क्योंकि वो ऊर्जा हमें भरता है। और कैसे ऊर्जा भरता है, जब वो टॉपिक हम देखेंगे आएगा तो बताऊंगा कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्रियात्मक, अर्थात हमारे शरीर में जितने भी क्रियाकलाप होता है वो कहीं न कहीं सेल ही करवाता है, इसीलिए सेल को हम क्रियात्मक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मुख्य बातें संरचनात्मक, अर्थात एक ढांचा तैयार करना, एक नक्शा तैयार करना, क्योंकि सभी इंसान के जितने भी ऑर्गन है सबका स्पेशल एक साइज होता है, शेप होता है, आकार होता है। जैसे नाक का साइज है, उंगली का साइज है ना, माउथ का साइज है, गाल का साइज है, पैर का साइज है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है। उसी को संरचना जो तैयार होती है उस सेल कहीं ना कहीं सेल से मिल कहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। इकाई मीन्स एक, हम मानते हैं एक होता है, लेकिन एक ग्रुप को बोलते हैं, एक समूह को बोलते हैं। जैसे क्लास में, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, एक यूनिट है ये, ऐसा नहीं एक बच्चे को इकाई कहेंगे, एक ग्रुपों के समूह को बोला जाता है इकाई, है ना, एक यूनिट बोला जाता है जो संख्यात्मक होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि साइज ऑफ सेल, सेल का जो आकार है ना, कोशिका का आकार कैसे पढ़ेंगे, तो कोशिका का आकार पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार, सबसे पहले
कोशिकाकार का तो विभिन्न प्रकार के सेल, तो विभिन्न प्रकार की कोशिका। तो ऐसे कर सकते हैं डिफरेंट सेल, डिफरेंट साइज। अर्थात समझ गए बुआ कि जितने भी अनेकों प्रकार के सेल की अनेकों प्रकार के साइज होते हैं, अर्थात डिफरेंट सेल तो डिफरेंट साइज। ठीक है। जैसे एग्जांपल में फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं हम हैं कि सबसे छोटी कोशिका, पहले रख लो, सबसे छोटी कोशिका अगर होगी कोई, है ना, सबसे छोटी कोशिका अगर होगी तो सबसे पहले उसका छोटा कितना होगा, 0.1 होगा, 0.1 माइक्रोमीटर। इससे छोटा कोई कोशिका नहीं होगी। और सबसे बड़ी अगर कोशिका धरती पर कोई है, सबसे बड़ी कोशिका 170 गुना 135 mm। बताऊं कि अब जो सबसे छोटी कोशिका, स्पेशल नोट के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं कि धरती पर, है ना, सबसे छोटी कोशिका कौन है बताइए देता हूं। सबसे छोटी कोशिका इस विश्व की बात करता हूं, विश्व में, ठीक है, विश्व में बात करता हूं, किसी एक व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे छोटी कोशिका विश्व में अगर माना जाता है तो माइक्रोप्लाज्म, इसको माइक्रोप्लाज्म बोलते हैं, जिसकी जो साइज होगी 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। मैंने यहाँ पे 0.1 दिया, ये मिनिमम हुआ, इसी का भी साइज मैक्सिमम 0.5 तक जा सकता है। ये सबसे छोटी कोशिका हुई। इसी को एक और नाम है पीपीएलओ, ये भी बाबा याद रखिएगा। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेरो निमोनिया। ये देखिए यहाँ पे उल्टा चल रहा है, ओ से हो गया, एल से लाइक हो गया, पी से प्लेरो हो गया, पी से फिर निमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये पीपीएलओ भी माइक्रोप्लाज्मा को ही बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ को होती है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। अब सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं, फिर आता है सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी, फिर विश्व की बात मैं करता हूं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी, ये होता है उष, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, अंडा का साइज होता है 170 गुना 135 mm। अब इसी में कितनी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई जिसकी हो गई 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो हो जाएगी इसकी 125 सेंटीमीटर, और इसका वजन की बात करता हूं, वजन इसका हो जाएगा 1.35 kg। अब आती है कि ये सबसे बड़ी कोशिका हो गई। अब बात हमें करता हूं कि मानव की सबसे आगे देखिए, मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका ये क्या होगी बताओ, ये कोशिका क्या हो सकती है बोलो, मानव सबसे बड़ी कोशिका ये हो जाएगी आपको अंडाणु का हो जाएगा, अंडाणु का जिसका 120 माइक्रोमीटर होती है। अब ये तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई, सबसे बड़ी कोशिका अलग होती है और सबसे लंबी कोशिका अलग होती है। अब बात मैं करता हूं मानव की सबसे लंबी कोशिका की बात करोगे, लंबी कोशिका होती है आपको न्यूरॉन की, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र होती है, जो 10 से 25 माइक्रोमीटर तक ही होती है। ठीक है, लेकिन लंबी होती है, लंबी बहुत होती है। ठीक है, अब आता है मानव की सबसे छोटी कोशिका, ये होती है शुक्राणु, जिसको हम एस्पर्म बोलते हैं, और ये होती है 50 माइक्रोमीटर के बराबर। अब बात मैं करता हूं कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन क्रिया क्या होती है, सबसे ज्यादा तेज फास्ट से कौन कोशिका बढ़ती है, तो मानव के शरीर में एक लीवर है, इसको यकृत बोलते हैं, यकृत, यह सबसे तेज गति से
कोशिका विभाजन करती, कोशिका विभाजन करती, कोशिका विभाजन करती है। अर्थात हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? लीवर है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और इसमें है, ये सबसे तेज गति से कोशिका विभाजन करती है, अर्थात रीजनरेशन की। अर्थात क्या हुआ? अर्थात रीजनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेशन की क्रिया क्या करेगी? फास्ट करेगी, फास्ट करेगी। ठीक है, इसलिए स्वच्छ व्यक्ति को, अगर स्वच्छ व्यक्ति है 40 के अंदर है, तो वह लीवर प्लांट है ना, क्या लीवर किसी को दे सकता है, कुछ महीनों उसका लीवर पहले ऐसा फिर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अंगों में यह गुण क्वालिटी नहीं पाई जाती है, लेकिन लीवर में ऐसा क्वालिटी पाया जाता है। ठीक है, और सबसे कम अगर कोशिका विभाजन होती है तो वो होती है न्यूरॉन में। इसीलिए कहता है इसमें चोट लगता है, चोटग्रस्त होता है तो फिर दिक्कत होती है, उसमें काफी समस्याएं से झेलना पड़ता है, लोग है ना, अक्सर जान चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि मोटरसाइकिल चलाने वाले को अक्सर हेलमेट पहन के चलना चाहिए, क्योंकि आपका अगर ब्रेन सही रहेगा, तंत्र सही रहेगा, सोचने की क्षमता सही रहेगी, फोन करके आप किसी को बुला सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। अगर आपका वो सही नहीं रहेगा, पैर हाथ सही है, फिर भी आप किसी को बोल ले सकते हो, सोच ले सकते हो। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस होता है हेलमेट। ठीक है, तो ये बात हो गई, न्यूरॉन की बात हो गई। सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका विश्व में क्या है ना, और सबसे छोटा कौन है दुनिया में, और भारत। उसके बाद क्या करते हैं, बात करते हैं मानव की। मानव की मीन्स इंसानों में सबसे छोटी कोशिका कौन है, बड़ी कोशिका कौन है, और सबसे लंबी कोशिका कौन है, और सबसे तेज गति से किसमें कोशिका वहन होती है, और सबसे मंद गति से कोशिका वहन किसमें होती है। ये तो हो गई बात कोशिका के आकार की। आप करते हैं कोशिका के रूप का। अब आप करते हैं यूनिसेलुलर, एक कोश की है। ये कैसा होता है? कोश की है, पतली होगी, लंबी होगी और नियमित है ना, अनियमित आकार। और एग्जाम्पल आता है WBC। ये क्या हो गई? एक कोश की है, एक कोश की है, सेल का आकार ऐसा होगा। अब आता है दूसरा, आता है मल्टीसेलुलर, अर्थात क्या? बहुकोशिकीय। बहुकोश के सेल का कैसा रूप होगा? देखिए, बहुकोश के सेल कैसा रूप होगा? तो ये आपका होगा, कैसा होगा? बहुभुजी। उसके बाद स्तंभाकार होगा और धागेनुमा होगा। क्या? मल्टीसेलुलर कोशिका का आकार है ना, आकार ऐसा होगा। कोशिका के रूप की बात करता हूं तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? हाइड्रा इसके एग्जाम्पल आएगा, और बाकी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल आएंगे जो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये हो गया कोशिका के बारे में इंट्रोडक्शन, आपने देखा, कोशिका की परिभाषा देखा, और साथ में हम देखे कोशिका का आकार देखेंगे, कोशिका का रूप देखे, कोशिका का है ना साइज देख लिए, शेप देख लिए। अब हम टाइप भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप भी देखेंगे। उसके बाद हम सेल सिद्धांत भी देखेंगे। अभी सेल सिद्धांत नहीं देखे हैं, तो सेल सिद्धांत देखेंगे, फिर कोशिका के प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आके मिलता हूं, जिसके बारे में डिटेल्स बताता हूं, और सेल के बारे में जानकारी आपको रोज से रोज जानकारी आपको लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए ओके, धन्यवाद, बाय बाय।